आईएन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, मलेशिया के टेंडर के बारे में आज हम सबको पता है कि मलेशिया के टेंडर में क्या हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे पूरा मामला आगे बढ़ता जा रहा है तो इस टेंडर में कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं जो मलेशियन गवर्नमेंट के ऊपर सवाल खड़ी कर रही हैं। और ये सवाल ना तो इंडियन डिफेंस कम्युनिटी के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं और ना ही कोई वेस्टर्न कंट्री है, ना ही वो बिडर्स जिन्होंने टेंडर का जवाब दिया था उनके द्वारा, बल्कि सवाल उठाए जा रहे हैं खुद मलेशिया के अंदर और मलेशिया के सरकार के लोगों के द्वारा। वहीं मलेशिया के वायुसेना के जो पूर्व पायलट्स हैं उन्होंने अब इस पूरे के पूरे टेंडर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ था, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही ये टेंडर घोषित किए गए थे ताकि कोई उन पर सवाल ना उठा सके कि यहाँ पर पक्षपात किया गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, मलेशिया के टेंडर को लेकर के आज से ठीक 3 महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर मलेशिया के ही तमाम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इसमें घूसखोरी और पक्षपात का आरोप लगाया था। लेकिन उस समय मलेशिया के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये दावा किया गया था कि अगर किसी को इस चीज़ का शक है तो वो जाएं, केस दर्ज करवाएं और कोर्ट में ये चीज़ साबित करें कि यहाँ पर पक्षपात हुआ था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उनके इस दावे के बावजूद भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक इस पूरे टेंडर को सैंक्शन नहीं किया है, क्योंकि उनका मानना है कि ये टेंडर जो पहले से एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस रखी गई थी उससे ज़्यादा हो चुका है और इसमें कटौती की ज़रूरत है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि मलेशिया के वायुसेना के पूर्व एक पायलट है जिनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल डेट लाउ कॉन्ग चेंग, जो कि काफ़ी लंबे समय तक अपना कैरियर मलेशियन रॉयल एयरफोर्स के साथ बिता चुके हैं और वो एक फाइटर पायलट थे। उन्होंने लोकल मीडिया से बात करते हुए ये क्लेम किया कि मलेशिया में जो भी प्रोक्योरमेंट हुआ है 2 मेजर सिस्टम्स का, ये वैसा नहीं गया जैसा कि इसको जाना चाहिए था। यानी कि एक ओपन इंटरनेशनल टेंडर रखा गया था जिसका मकसद था कि तमाम जो बिडर्स आएंगे अपनी बिड को रखेंगे, टेक्निकल इवेल्युएशन राउंड्स चलेंगे, उसके बाद जो कॉस्ट इफेक्टिव और बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा वो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए लिया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ देखा गया कि इस पूरे ताकत का दुरुपयोग किया गया और इस पूरे के पूरे टेंडर को मैनिपुलेट करके पहले से ही जो सेल्फ डिटरमाइंड या प्री डिटरमाइंड एक एयरक्राफ्ट था जो कि FA-50 था उसको चुन लिया गया और बाकी जो अच्छे प्लेटफॉर्म हो सकते थे उनको टोटली मलेशिया के गवर्नमेंट या मलेशिया के जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा इग्नोर किया गया। और चेंग ने यह भी दावा किया कि अगर ऐसा हुआ है तो ये मलेशियन एयरफोर्स को अच्छे और जो उन्नत एयरक्राफ्ट हैं उनको उपयोग में लाने से वंचित कर रहा है, क्योंकि सबसे खास चीज़ जो यहाँ पर हुई है कि इस पूरे टेंडर ने जितने भी बिडर्स आए थे उनको एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल इवैल्यूएशन से और एक अच्छे कंपैरिजन से जो कि उनकी बिड्स का हो सकता था उससे वंचित किया है। और ये सारी चीज़ें आने वाले भविष्य में मलेशिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगी, क्योंकि अगर उनको इस चीज़ का पता लगा बिडर्स को कि उनके साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है तो वो उतना इंटरेस्ट लेकर के अब मलेशिया आएंगे ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार की जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं ये मलेशिया का जो नाम है पूरी दुनिया में ख़राब कर रही हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में मलेशिया की ना तो आर्मी और ना ही एयरफोर्स में आपको उन्नत प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी तरह के पक्षपात के चलते जो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं वो मलेशिया के सर्विस में आ ही नहीं पाएंगे। साथ ही साथ चेंग ने जो प्री सिलेक्शन था उसको लेकर के भी सवाल उठाए हैं। सवाल इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि कहा गया कि इस पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, JF-17 जैसे ऑप्शन मौजूद थे जो कि FA-50 की तुलना में ज़्यादा कैपेबल हैं, ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा अच्छे सेंसर्स के साथ आते हैं। उनको यहाँ पर सिलेक्ट ना करके FA-50 में क्यों गया मलेशिया, ये भी एक सवाल का यहाँ पर एक कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह है जो कि उठना चाहिए था। लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करी गई। जो सिलेक्ट किया गया उसको सीधा मान लिया गया, ना तो सरकार ने और ना ही विपक्षी दलों पर इस पर कोई बात करी, जबकि साफ साफ दिख रहा था कि पूरा का पूरा जो टेंडर था रॉयल मलेशियन एयरफोर्स का ये कोरिया के ही फेवर में जा रहा था शुरू से। लेकिन किसी ने इस पर कोई सवाल नहीं पूछा कि आप इनसे सस्ते और इनसे अच्छे फीचर्स वाले एयरक्राफ्ट को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि मेन कॉम्पिटिटर जो माने जा रहे थे इस पूरे टेंडर में वो थे JF-17 थंडर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि बेशक एक अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन FA-50 को इन दोनों के कंपैरिजन में क्यों चुना गया ये अभी भी समझ से परे है। ऐसा भी नहीं है कि FA-50 बहुत कम दाम में मलेशिया को ऑफर किए गए हैं। इतने एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करने के बाद भी जो एक प्राइस टैग रखा गया था ये उसको पार कर रहे हैं।
तो ये भी प्रश्न उठना चाहिए था, लेकिन किसी ने इस पर बात नहीं करी है। वहीं HAL की बात करें या इंडिया की बात करें तो इंडिया इस पूरे चीज़ को लेकर के शांत है। इंडिया ने कोई भी सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन इंडिया को इस पूरे टेंडर से एक सबक ज़रूर मिला है कि अगर एक्सपोर्ट मार्केट में LCA लिफ्ट को ले जाना है तो सबसे पहले जो एक काम करना पड़ेगा वो होगी कॉस्ट कटिंग जो है। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि LCA लिफ्ट बेकार है, LCA लिफ्ट इस कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर है, क्योंकि शायद यही ऐसा फाइटर है जो कि कंपोजिट मटेरियल्स के साथ में आता है, एडवांस एसा रेडार के साथ में आता है, अत्याधुनिक वेपन्स के साथ में आता है, और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा स्ट्राइक पैकेज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में किसी के पास होगा। लेकिन एक चीज़ जो इनको इस समय कह सकते हैं कि दूर कर रही है टेंडर से, वो है प्राइस, और इसी को ध्यान में रख करके अब HAL ने फाइनली जो HLFT-42 एयरक्राफ्ट है जो कि एक लीडिंग फाइटर ट्रेनर होगा उस पर काम करना शुरू किया है, जो कि ऑल मेटल बॉडी के साथ में आएगा, उसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर नहीं होगा, जिससे कि उसकी कॉस्ट में रिडक्शन होना निश्चित है। और हथियार माना जा रहा है कि जो LCA लिफ्ट का स्ट्राइक पैकेज है वही HLFT-42 का भी होगा। खैर, हम आशा करते हैं कि भारत को बहुत जल्दी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले एयरक्राफ्ट का। और इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है मलेशिया के टेंडर में यहाँ पर पक्षपात हुआ है, घूसखोरी हुई है? तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।